नमस्कार प्यारे मित्रों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री राम। कैसे हैं सब आप? मैं अनुराग छिप्पा स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल श्री राम अध्ययन मंत्रा में। साथियों, कक्षा 12 NCERT कविता के बहाने कुंवर नारायण। देखो मित्रों, 12वीं क्लास का 2-3 दिनों से वीडियो नहीं आया था, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। कुंवर नारायण है, पीछे के वीडियो में कुंवर नारायण का कवि परिचय हमने कर लिया था हम लोगों ने, और इस वक्त बात करेंगे उनकी 2 कविताएं आई है, कविता के बहाने और बात सीधी थी। तो ये अध्याय नंबर 3 है, पुस्तक का नाम है आरोह भाग 2, अध्याय 3 है। इसकी प्रथम कविता है कविता के बहाने, इसके ऊपर अपने बात करेंगे। तो सबसे छोटी बात लेकिन सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊंगा कि ये जो कविता के बहाने हैं वो इनकी कविता संग्रह इन दिनों से संकलित है। जब जीवन परिचय कवि परिचय इनका पढ़ा था उस समय उनकी जो रचनाएं बताई गई थी उनमें इन दिनों एक इनकी कविता संग्रह था, और उस कविता संग्रह से ये कविता के बहाने इनकी कविता प्रस्तुत की गई है। तो इसको अब देख लेते हैं, चर्चा का विषय। हालांकि ये छोटी कविता आपको नज़र आ रही है, लेकिन ये सबसे उपयुक्त और सबसे बड़ी कविता है। अच्छा, सबसे पहले ये बता देता हूँ, देखो यांत्रिकता के दबाव के चलते आज जो कविता की असीमता है उसकी कोई सीमा नहीं है, उसका अंत ऐसा दिखाई दे रहा है। और ये जो कविता है ये बताती है कि देखो, कविता है वो एक चिड़िया, एक फूल और एक बच्चे, इसकी तरह है एक। देखो, कविता है वो बच्चों की तरह है, फूल की तरह है और चिड़िया की तरह सुंदर है। हालांकि ये तीनों चीज़ सुंदर है, लेकिन इनकी एक सीमा होती है, लेकिन कविता की कोई सीमा नहीं होती। इसी को यहाँ दर्शाया गया है, क्योंकि आजकल यांत्रिकता है तो कविता कौन पढ़ता है, लेकिन कुंवर नारायण ने ये प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले अगर विशेष की बात करें तो मैं आपको बता देता हूँ, मुक्त छंद की कविता है, मतलब इसमें कोई छंद नहीं है, या छंद मुक्त कह सकते हैं। और छंद मुक्त या मुक्त छंद कविता का प्रतिपादन सबसे पहले किया था किसने? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने, जिनका अध्याय आगे अपने हम लोग पढ़ेंगे। कौन सा? बादल राग। इसे केंचुआ छंद भी कहते हैं, रबड़ छंद भी कहते हैं। दूसरा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग। अब देखते हैं कविता के बारे में। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया क्या जाने। तो साथियों, पहले अपनी भाषा में मैं बता देता हूँ कि चिड़िया है उसकी उड़ान क्या होती है? सीमित होती है। ऐसा तो है नहीं कि आज यहाँ भादरा में है, आज नौहर में, आज हनुमानगढ़ में है, कल वो चली गई ऑस्ट्रेलिया। उसकी उड़ान सीमित होती है, थकान हो जाती है उसके। लेकिन वहीं पे अगर कविता की उड़ान की बात करें तो उसकी उड़ान व्यापक है। आज यहाँ कविता लिखी जा रही है किसी कवि के माध्यम से, तो हो सकता है वही कविता कोई इंग्लैंड में भारतीय रह रहा है वो पढ़ रहा हो, तो उसकी उड़ान व्यापक है। कहने का तात्पर्य ये है। तो अब इसको देख लेते हैं कि कवि यहाँ कह रहे हैं कुंवर नारायण कि जो कविता है वो कल्पना की उड़ान उड़ती है, क्योंकि कवि क्या करता है? अपनी कल्पना के माध्यम से ये कविता का निर्माण करता है। तो कविता क्या है? कल्पना की उड़ान से उड़ती है, उसमें कल्पना की मधुर उड़ान रहती है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कविता क्या हो जाएगी? कल्पनाओं की उड़ान हो जाएगी, और कल्पनाओं के माध्यम से वो क्या करती रहेगी? इधर उधर उड़ती रहेगी, अर्थात उसमें नए नए भाव होते हैं, नए नए विचार होते हैं। जबकि चिड़िया होती है
उसकी उड़ान की एक सीमा होती है, और उसके उड़ान की सीमा होने के कारण वो कविता की उड़ान को नहीं जान पाती है, उसकी व्यापकता को नहीं जान पाती है। यही यहाँ पर दिया गया है कि कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कि कविता है वो कल्पनाओं की उड़ान से उड़ती रहती है, उसमें नए नए भाव होते हैं, नए नए विचार होते हैं। अब बात करें चिड़िया की, तो चिड़िया की उड़ान है उसकी एक सीमा होती है, जबकि कविता है उसकी उड़ान क्या है, व्यापक होती है। इसलिए जो चिड़िया है वो कविता की उड़ान है उसको नहीं समझ पाती है, उसको नहीं जान पाती है। अब देखिए चिड़िया क्या करेगी, बाहर भीतर, इस घर उस घर। अब चिड़िया कहाँ तक उड़ पाएगी, इस घर उड़कर चली जाएगी, उस घर, एक घर उड़कर चली जाएगी, दूसरे घर उड़कर चली जाएगी, एक घर के भीतर तक चली जाएगी, उड़कर बाहर तक आ जाएगी। जबकि जो कविता है उसकी उड़ान बहुत दूर तक होती है, दूसरे देशों तक भी होती है, एक स्थान से वो अन्य दूर तक स्थान पर जा सकती है। कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। फिर जो कविता है वो कल्पना रूपी पंखों को लगाकर क्या करती रहती है, उड़ती रहती है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हालांकि दिया नहीं गया, लेकिन यहाँ आप कर सकते हो रूपक अलंकार, रूपक अलंकार, और साथ साथ में आप मानवीकरण अलंकार भी कर सकते हो। बता दूंगा कैसे, मानवीकरण अलंकार। देखो पहली बात तो कविता है वो कल्पना रूपी पंखों को लगाकर क्या उड़ती है ना, कल्पना पंखों रूपी। अब देखो कल्पना रूपी पंख, कल्पना रूपी पंख। अब यहां कल्पना को किसका रूप दिया गया है, पंखों का रूप दिया गया है। और रूपक में क्या होता है कि एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दे दिया जाता है। रूपक अलंकार कहाँ होता है, जहां एक वस्तु को, ये एक वस्तु है, उसको दूसरी वस्तु का क्या दे दिया जाता है, रूप दे दिया जाता है। यहाँ कल्पना एक वस्तु हो गई, पंख दूसरी वस्तु हो गई, एक वस्तु को दूसरी वस्तु का रूप दिया गया है, कल्पना रूपी पंख। और ये आप कर्मधारय समास में भली प्रकार से पढ़ते भी हैं, उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य, तो ये चीज़ आप पढ़ते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर आई है। और मानवीकरण अलंकार कहाँ होता है, मानवीकरण अलंकार जब कोई जड़ वस्तुओं पर मानवीय चेष्टाओं का आरोप कर दिया जाए, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे देखो पत्थर क्या है, जड़ वस्तु है। अब वहाँ पर कवि कह दे कि जब मैं नदी के किनारे से जा रहा था तो पत्थर मुझे हंसते हुए प्रतीत हुए। पत्थर कभी हंसते हैं क्या, मानव हंसता है, हंसता है कि नहीं, मानव हंसता है। तो पत्थर पे क्या कर दिया, मानवीय चेष्टा का आरोप कर दिया, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार। अब यहाँ अगर देखें तो कविता है वो कभी उड़ती नहीं है, लेकिन उसे चिड़िया की भांति उड़ते हुए दर्शाया गया है, तो यहाँ क्या है, मानवीकरण अलंकार हो गया। चिड़िया चलो उड़ती है, अब ये क्या है, कविता के ऊपर इसका आरोप कर दिया गया, तो मानवीकरण अलंकार हो गया। रूपक आप समझ गए होंगे। तो कविता क्या है, वो कल्पना रूपी पंख लगाकर दूर तक क्या करती है, उड़ती है। और जबकि चिड़िया होती है उसकी उड़ान एक सीमित होती है, इसलिए वह चिड़िया होती है वो कविता के उड़ने को नहीं जान पाती है, उसके उड़ने को नहीं समझ पाती है। ये यहाँ पहले का हो गया, ये पहला मैंने विभक्त कर रखा है, पहला और दूसरा, पहले का ये चीज़ हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ कि कविता है वो चिड़िया की भांति उड़ती है, उसमें नए नए भाव होते हैं, नए नए विचार होते हैं। और जबकि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है और कविता की उड़ान क्या होती है, बहुत व्यापक होती है। इसलिए जो चिड़िया है वो कविता की उड़ान को नहीं जान पाती है। कविता चिड़िया है वो एक घर के बाहर तक चली जाएगी, भीतर तक उड़कर चली जाएगी, एक घर से दूसरे घर उड़कर चली जाएगी। लेकिन जो कविता है वो बाहर भीतर ही नहीं, वो असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं है, वहाँ दूर देशों तक भी उड़कर चली जा सकती है, मतलब पढ़ी जा सकती है। तो और उसके अलावा जो कविता है वो कल्पना रूपी, क्योंकि उसमें कल्पना का प्रयोग किया जाता है, तो कल्पना रूपी पंख लगाकर इधर उधर क्या करती रहती है,
उड़ती रहती है, और जबकि चिड़िया की उड़ान क्या होती है, एक सीमित होती है, जिसके कारण चिड़िया उस कविता की उड़ान को नहीं जान पाती है, उसको नहीं समझ पाती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। विशेष के तौर पे आप मुक्त छंद की बात कर सकते हो, खड़ी बोली की बात कर सकते हो, रूपक अलंकार की बात कर सकते हो, मानवीकरण अलंकार की बात कर सकते हो। अब चलते हैं नेक्स्ट। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। जैसे चिड़िया वाली बात हुई थी, वहीं फूलों से भी इसकी तुलना की गई है। आप सीधे सीधे एक प्रश्न पूछ सकते हैं आपसे कि कविता है, उसकी तुलना या समानता किससे की गई है, तो आप सीधे सीधे बता सकते हो कि कविता की तुलना चिड़िया से की गई है, कविता की तुलना फूलों से की गई है, और कविता की तुलना बच्चों से की गई है, ये आप बता सकते हो। तो ये फूल वाला और देख लेते हैं। अब आगे कवि कह रहा है कि कविता है वो फूलों की तरह खिलती है, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, नए नए रंग होते हैं। फूल भी नए नए रंगों के होते हैं, अलग अलग रंगों के होते हैं, अलग अलग उनकी खुशबू होती है। वैसे ही कविता के अंदर जो भाव होते हैं वो नए भाव होते हैं, नए नए भाव होते हैं। प्रत्येक कविता में नए नए उसके रंग होते हैं, और वो क्या करती है, फूलों की तरह खिलती रहती है। जबकि फूल की बात करें तो फूल क्या करेगा, फूल भी खिलता है, लेकिन उसके खिलने की एक सीमा होती है। जबकि कविता होती है वो सदैव महकती रहती है, सदैव खिलती रहती है, उसका खिलना बंद नहीं होता। फूलों का खिलना बंद हो सकता है, उसकी एक सीमा होती है, उसमें नए नए रंग होते हैं, नए नए भाव होते हैं। तो कविता का खिलना भला फूल आएगा, यहाँ भूल लिख दिया मैंने, क्षमा करना। इसलिए कविता का जो खिलना है, क्योंकि देखो जिस प्रकार फूल पल्वित होता है, विकसित होता है, उसी प्रकार कविता भी पल्वित होती है, विकसित होती है। तो बस अंतर केवल इतना है कि फूलों के खिलने की एक सीमा होती है, उसका एक समय होता है, जबकि कविता के खिलने का, उसके विकसित होने का कोई समय नहीं होता। तो इसी चीज़ को वो फूल समझ नहीं पाता है, अर्थात ये कह सकते हैं कि कविता के खिलने को फूल नहीं समझ पाता है। अच्छा ठीक है, अब फूल क्या करेगा, अपनी खुशबू को, फूल खिलेगा और अपनी खुशबू को क्या करेगा, एक घर के अंदर भीतर तक, अंदर तक, बाहर तक, एक घर से दूसरे घर तक अपनी खुशबू को क्या कर देगा, बिखेर देगा। जबकि कविता है वो एक घर की तो छोड़िए, उसका जो भाव होता है, उसके जो नए नए रंग होते हैं, उसकी जो खुशबू होती है, उसका खिलना होता है, वो क्या होता है, सीमा रहित होता है, उसकी सीमा नहीं होती। वो दूर तक अपने भावों का संचार करती है, अपने खुशबू रूपी भाव होते हैं, उसको दूर तक क्या करती है, फैला देती है अपनी सुगंध को। जबकि इसकी एक सीमा होती है, बिना मुरझाए महकने के माने। अब यहाँ देखिए कि फूल होता है वो एक सीमा आ जाने पर क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। जबकि एक कविता होती है, उसके भाव होते हैं, वो कभी मुरझाते नहीं है। आज एक व्यक्ति कविता बनाई है, किसी कवि ने, एक व्यक्ति उसको पढ़ रहा है, उसके भाव को, तो वो उसके खुशबू से आनंदित हो रहा है। फिर दूसरा व्यक्ति पढ़ेगा, फिर तीसरा, वो सदियों तक वो कविता है वो क्या करती रहेगी, चलती रहेगी, वो कभी मुरझाती नहीं है, उसके भाव है वो मुरझाते नहीं है। जबकि एक फूल होता है, उसकी सीमा होती है, वो क्या हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं। इसलिए जो फूल होता है वो कविता के महकने को नहीं जान पाता है, वो कभी उसकी कविता की जो सुगंध है उसको वो कभी भी नहीं समझ पाता है। ये हो गया फूलों वाला सिस्टम। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट, और यहाँ तक ये कविता पूर्ण हो जाएगी आपकी। कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, बाहर भीतर यह घर वह घर, सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। अब बच्चों से इसकी तुलना की गई है। तो अब ऐसा मान लीजिए कि यहाँ चिड़िया और फूल के अंदर तो विपरीत अर्थ था, क्योंकि फूल मुरझा जाता है, कविता मुरझाती नहीं है। और चिड़िया है
वो उसकी उड़ान की एक सीमा होती है, जबकि कविता की उड़ान की सीमा नहीं होती है, वो कल्पनाओं के माध्यम से उड़ती है। और वहीं पे अगर बच्चों से तुलना की बात करें तो यहाँ समानता आई है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के खेल के समान ही क्या माना है, कविता को माना है। अच्छा, मेरी भाषा में आपको बता देता हूँ कि देखो, एक बच्चा होता है, उसका भाव, उसका हृदय निश्चल होता है, कपट रहित होता है। और बच्चे जब खेलने लग जाते हैं ना 5-6 वर्ष की आयु में, तो वो ये नहीं देखते कि मैं कहाँ पर खेल रहा हूँ, मैं अपने घर में खेल रहा हूँ, मैं पराये घर में खेल रहा हूँ, ये नहीं देखता। अर्थात वो अपने पराये की भावना बिल्कुल भी नहीं रखता है। वो ये नहीं देखता खेल के वक्त कि ये कौन सी जाति का बच्चा है, ये कौन सी जाति का नहीं है, उसको कोई लेना देना नहीं होता है। अर्थात वो अपने पराये की भावना बिल्कुल भी नहीं रखता। ऐसी ही क्या होती है, कविता होती है। वो अपनी कल्पना के माध्यम से, अपनी कलात्मकता के माध्यम से, अपने भावों के माध्यम से अपने पराये की जो भावना होती है उसको नष्ट कर देती है। वो अपने पराये की भावना नहीं रखती है। कविता को कोई भी पढ़ सकता है, तो हुई ना समानता। ये तो हो गई अपनी भाषा की बात। अब चलते हैं कविता के माध्यम से, कि कविता एक खेल है बच्चों के बहाने, कि बाहर भीतर यह घर वह घर। यहां तक देख लेते हैं कि जो कविता होती है वो बच्चों के खेल की तरह होती है। जिस प्रकार बच्चा भी क्या करता रहता है, खेलता रहता है, उसी प्रकार कवि होता है, वो बच्चों के खेल को देखकर कविता के अंदर शब्दों की क्रीड़ा करने लग जाता है, शब्दों से खेलने लग जाता है, भावों से खेलने लग जाता है। और नए नए शब्दों से जब वो खेलता है, नए नए भावों से जब वो खेलता है, तो क्या करता है, उस कविता को वो कलात्मकता प्रदान कर देता है। तो कहने का तात्पर्य ये हो गया कि कविता एक बच्चों के खेल के समान होती है। बच्चों के खेल को देखकर कवि भी क्या करने लगता है, शाब्दिक क्रीड़ा करने लग जाता है, भावों के साथ क्रीड़ा करने लग जाता है। बस जिस प्रकार देखो बच्चे हैं, कविता क्या है, बच्चों के बहाने ही है। जिस प्रकार बच्चे क्या करते हैं, खेल खेल के अंदर इस घर से उस घर चले जाते हैं, वो अपने पराये का भाव नहीं रखते, एक घर के अंदर तक चले जाते हैं, बाहर तक चले जाते हैं, खेल में मग्न रहते हैं। उसी प्रकार कविता भी क्या होती है, अपने पराये का भेद नहीं रखती है। सब घर एक कर देने के माने वो क्या करते हैं, सभी के भावों को एक जैसा कर देते हैं। बच्चे क्या होते हैं, सब घर को क्या कर देते हैं, एक कर देते हैं, अपने पराये का भाव नहीं रखते। उसी प्रकार जो कवि होता है वो अपनी कल्पना और भावों के माध्यम से कविता को ऐसा बना देता है कि वो अपने पराये का भाव बिल्कुल भी नहीं रखती है। वो यहाँ देखो, यहाँ तो घर बच्चों के लिए आ गया, बच्चे घर में खेलते हैं, लेकिन अगर कविता की बात करें तो घर का मतलब हो जाएगा हृदय। तो कविता क्या करती है, अपने भावों के माध्यम से सभी मनुष्यों के जो हृदय है उसको क्या कर देती है, एक कर देती है, उसमें सामंजस्य कर देती है, उन्हें मिला देती है, उनमें अपने पराये का भाव बिल्कुल भी नहीं रहता है। अब देखो, जो कविता अपनी कलात्मकता के माध्यम से, भावों के माध्यम से सभी व्यक्तियों के हृदय को क्या कर देती है, एक कर देती है, तो उस चीज़ को सिर्फ बच्चा ही जान पाता है। देखो समानता हो गई ना। यहाँ पे देखो, फूल क्या जाने, चिड़िया क्या जाने, तो यहाँ विपरीत है, लेकिन यहाँ फूलों से क्या की गई है, समानता की गई है कि उस चीज़ को बच्चा ही जानता है। क्यों? क्योंकि बच्चा खेल खेल में अपने पराये का भाव नहीं रखता है, वो सब घरों को एक कर देते हैं, वो कहीं किसी भी घर में घुस जाते हैं और अपना खेल में मग्न रहते हैं। इसी प्रकार कविता भी क्या होती है, सब लोगों के घर अर्थात हृदय, यहाँ हृदय लिख देना, यहाँ श्लेष अलंकार भी आप कर सकते हो, बता दूंगा श्लेष क्या होता है। तो वो क्या करती है, सब लोगों के हृदय को एक कर देती है, अर्थात उसमें जो आनंद होता है उनको एक कर देती है, भावों को एक कर देती है। और ये सिर्फ कौन जानता है, बच्चा ही जानता है। ये कुंवर नारायण की हो गई कविता के बहाने। बड़ी अच्छी कविता है और समझ में भी आपके आई होगी। तो श्लेष अलंकार कहाँ होता है, श्लेष का अर्थ होता है साथियों चिपकना। क्या होता है, चिपकना होता है। चिपकने का अर्थ, श्लेष में एक शब्द के कई अर्थ चिपके रहते हैं, कई अर्थ चिपके रहते हैं, अर्थात एक ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाता है जिसके कई अर्थ निकलते हो। यहाँ पे देखो, घर की बात करें तो बच्चों के लिए तो घर का अर्थ क्या हो गया, घर हो गया, लेकिन कविता
के लिए घर की बात करें तो व्यक्तियों का क्या हो गया, हृदय। तो घर के दो अर्थ निकल रहे हैं, तो श्लेष अलंकार इसमें हो गया। तो इस प्रकार ये आपकी कविता पूर्ण होती है मित्रों। बड़ा आनंद आया होगा, समझ में भी आया होगा, सीधे भाव हैं, सीधी बातें हैं और सरलता से आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कविता पढ़ेंगे कुंवर नारायण की। तो तब तक के लिए श्री राम अध्ययन मंत्रा को आप विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत साथियों।